आपसे अपने रिजर्व ना गिर जाए, मार्केट से खरीद रहा है डॉलर, यानी कि आम आदमी से खरीद रहा है, बाहर से पैसे नहीं आए। कर्ज की बात करते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी बोलते थे 18,000 अरब इसने कर्ज ले लिया, 72 साल में इतना लिया था, इतना लिया था। इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल 42 महीने में कर्ज लिया गया था 18,500 अरब रुपए, और उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था 43,500 बिलियन। फरवरी 2025 पाकिस्तान का कर्जा है 75,000 अरब। तीसरी बरसी, 3 साल, 3 सालों में 22,000 अरब रुपए कर्ज लिए, और कोई कर्ज देने के लिए अब तैयार नहीं है। मिन्नतें कर रहे हैं, तल्ले कर ले, जा जाके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। फिर एक चीज होती है, आपको मुझे बुखार होता है, थर्मामीटर यूज किया जाता है। इसी तरीके से मईशत की हालत, सेहत के लिए एक चीज होती है क्रेडिट रेटिंग। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग थी B3 स्टेबल, और इनकी हुकूमत आई उसमें 2 दफा क्रेडिट रेटिंग गिर के CAA3। आज 3 साल हो गए, पाकिस्तान आलमी मार्केट में एक बॉन्ड नहीं कर सका। आपने जब ये बातें बताई तो आप एक बात भूल के बताना कि फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर का आलमी मार्केट से बॉन्ड भी किया था, जब ये आप आइसोलेशन का दौर जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, हमने 1 अरब डॉलर का बॉन्ड भी किया था। आजकल वो एक नया करंट अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। करंट अकाउंट अगर सरप्लस आपकी बरामदात या आमदनी से हो, मिसाल ऐसे देता हूं मैं आपको कि एक घर में 1 लाख रुपए खर्चा था और 80,000 रुपये आमदनी थी, तो 20,000 का खसारा था उसमें, वो होता है करंट अकाउंट खसारा, ठीक है। अब 3 महीने बाद जो है वो शख्स कहे कि मैंने अपने घर का करंट अकाउंट खसारा जो है ना खत्म कर दिया, मेरा पहले 80,000 आमदनी थी, तो अब जो है या तो 80,000 से 1 लाख आमदनी करता तो खसारा कम होता, तो हर आदमी कहता वाह माशाल्लाह इसने अपनी आमदनी बढ़ा दी, अब इसको कर्ज नहीं लेना पड़ता। लेकिन एक उसने क्या किया कि बच्चों को जो 2 वक्त की रोटी खिला रहा था, अब 1 वक्त की रोटी पे ले आया, ताकि जो है उसको कोई कर्ज नहीं दे रहा था, तो वो खसारे को कम किया। तो मईशत को इन्होंने बंद करके, पाकिस्तान की दरामदात बंद करके, या तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई हो ना तो हम बड़े खुश हों। आजकल रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं सर। रेमिटेंसेस की बात ये, मैंने आपको बता दिया 27 लाख लोग जो हैं 2022 के मुकाबले में आज पाकिस्तान से ज्यादा, जो 30% बनते हैं एक्सपेक्ट्स की ज्यादा तादाद 2022 से मुल्क से बाहर। उसके बावजूद जो है आपकी जो रेमिटेंस है, जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी महीना 3 अरब डॉलर थी, उसके आप करीब पहुंची है, 30% ज्यादा लोग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जब फैमिली पैसा भेजती थी तो वो घर के खर्चों के लिए भी भेजती थी, और कुछ भेजती थी कि घर वाले सेविंग करें पाकिस्तान में, कोई सोना खरीद ले, कोई जमीन का टुकड़ा खरीद ले, कोई घर की तामीर कर ले। आज सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भेजे जाते हैं कि घर का खर्चा चलाया जा सके, बाकी फालतू पैसे बाहर से कोई नहीं भेज रहा कि पता नहीं डॉलर का क्या होगा, इस मुल्क में क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। तो मुझे एक बैंकर बता रहा था कि औसत पहले 700 धर्म या रियाल फी बंदा घर को भेजता था, अब वो 450 हो गई औसत। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। ये तमाम चीजें, अब मैं 2-3 मिनट 5 मिनट ज्यादती होगी अगर केपी के बारे में बात ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा जब मैं आया था साल पहले, आप सारे दोस्त थे, आप सारे दोस्तों ने कहा था कि ये सूबे के माली हालात और ये तनख्वाहों के पैसे नहीं है, कैसे चलेगा, ये तमाम चीजें। आप सारों को एक एक चीज का पल पल की खबर है, लेकिन आप लोग की तवज्जो एक दफा जो है लोगों को भी पता लग जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो अली अमीन साहब की है, 250 अरब रुपए का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट किया हमने, 250 अरब रुपए का। एक, हम बार बार ये बोलते हैं कि अब हमारे पास 3 महीने की तनख्वाहें, सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं कि नजर ना लग जाए, या जो हम खजाने का अमाउंट बताएं तो वो जो है उससे ये ना हो कि लोग कहें कि अब आप हमें भी पैसे दें, ये वाला मसला भी हल करें। ये बफर्स क्रिएट हो रहे हैं अभी इस वक्त सारे। तो 250 अरब रुपए का जो है फाइनेंशियल इंपैक्ट हमने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद जो IMF ने 178 अरब रुपए का सरप्लस का हमें इस साल का टारगेट दिया था, बजाय बावजूद उसके कि FBR जो है इस वक्त 700-800 अरब रुपए के शॉर्टफॉल, और हमें 70 अरब रुपए कम आए हैं FBR से, उसके बावजूद हम सरप्लस में टारगेट से बहुत ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जो है अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में बेतहाशा इजाफा किया है, तकरीबन हमने 49% इजाफा किया।
आपको याद होगा कि हमारा फाइनेंस बिल उठा ले पिछले साल का, पिछले 10 साल में इतने टैक्स मेजर्स नहीं लिए गए थे जो हमने पिछले 1 साल में लिए। मेरा दोस्त सामने बैठा है लिहाज, उसने कहा था कि ये जो तरक्याती अखराजात, याद होगा हमारी आपकी बहस भी हुई थी इसमें, इन्होंने कहा था ये आपने जो तरक्याती, और बल्कि पहला महीना आया था उन्होंने कहा था कितनी आपने रिलीज की है मुझे, तो इन्होंने कहा था कि ये जो तरक्याती अखराजात आप दिखा रहे हैं ये आए आप पूरे कर सकेंगे कि नहीं, ये सिर्फ ये बजट के लिए। तारीख में मेरा 20 साल का मईशत का तजर्बा है, चाहे वफाक हो चाहे सूबे, जो भी बजट में तरक्याती बजट अनाउंस करते हैं उसमें कटौती होती है, कभी 20%, कभी 25%। तारीख में पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों में हमने अपना तरक्याती बजट ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया है, 26% रिवाइज किए, 33 बिलियन रुपीस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे तरक्याती अखराजात में 4 हिस्से होते हैं। एक सूबाई एडीपी होती है, एक हमें जो बाहर से डेवलपमेंट पार्टनर से जो पैसे मिलते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं वो होता है, तीसरा वफाक की पीएसडीपी होती है, चौथी जो है वफाक की जो है मर्ज एरिया के लिए पैसे देती है एआईपी, और उसमें जो चौथा और तीसरा है वफाक जो है 20% भी अभी तक पैसे नहीं जारी कर सका। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फरवरी से पहले 80% इस साल के फंड जारी कर दिए। और बाकी जो नए फंड के साथ भी आपको यह भी बता दूं कि इस दफा हम 30 जून का इंतजार नहीं करेंगे, मई के आखिरी हफ्ते तक हम ये जो एडीपी प्लस भी हमने जो ऐलान किए वो भी हम जारी कर देंगे। उसके बावजूद हमारा जो है सरप्लस रहेगा। लाइबिलिटीज भी हमने अदा करना शुरू कर दी है। सेहत कार्ड जब हम आए थे 19 अरब की लाइबिलिटी थी, आज वो 12 अरब में रह गई। सिर्फ सेहत कार्ड में 33 बिलियन रुपीस 11 माह में 10 माह में हमने जारी किए। आप लोगों की तवस्सुत से एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, एमपीएस भी बार बार आते हैं, 33 बिलियन 11 माह में जारी किए हैं। जब हम आए थे 19 अरब हमारी लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी को भी कम करके 12 अरब में कर दिया। पहला साल ऐसा है हुकूमत का जो हमारे वाजिबात हैं वो हमने अप टू डेट क्लियर करते जा रहे हैं। कोई हम जो है अपने वाजिबात बल्कि पुराने वाजिबात भी आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे सेहत कार्ड का बताया और लाइबिलिटीज बताई सीएनडब्ल्यू की, वो वाजिबात भी हम क्लियर आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटीज को भी हमने पिछले साल से ज्यादा पैसे दिए और हमारा उनको अब कमिटमेंट है कि हम उनकी जो पुरानी जो पेंशन उनकी रुकी हुई है उस पर भी काम कर रहे हैं, वो भी एक साथ पूरी अदा कर देंगे। इसी तरीके से टीएमएस, लोकल गवर्नमेंट, इनके जो बैकलॉग थे वो भी हम लाइबिलिटीज में क्लियर कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हमारे खजाने में पैसे हैं। आप लोग की तवस्सुत एक बहुत अहम बात ये बताना चाह रहा हूं, कल ही मैंने जो है वापस ये हिदायत जारी की है कि जो हम रॉयल्टीज पे करते हैं ऑयल एंड गैस की, जो हमारे ऑयल एंड गैस के इलाकों से आती है, जो हमें टोबैको सेस, जो हमारे टोबैको, जो हमें नेट हाइडल प्रॉफिट की जो शेयरिंग है जो हमें करनी होती है, वो माजी में नहीं दी गई। मैंने कल एक इंस्ट्रक्शन दी है कि इस साल की जो रॉयल्टीज और जो इस साल का हिसाब है वो 30 जून से पहले क्लियर होगा। लेकिन वो कहते हैं कि पुरानी भी दी जाए। मैं ये कहता हूं कि पुरानी का हिसाब भी आप सारों के जो है ना बरादरी का हिसाब एक आदमी से लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी हम ओन करते हैं, वो भी हम आपको एक प्लान के साथ दे देंगे। तो अब कोई भी रॉयल्टीज, पहले तो वजीर आला ने 10 से 15% कर दी सारों की रॉयल्टीज, इन तमाम इलाकों को जहां जहां से उनकी रॉयल्टीज है अप टू डेट उनको साथ साथ देना शुरू कर देंगे। डेट फंड आपने देख लिया, हमने कर्ज उतारने का एक फंड बनाया जिसमें 30 अरब डाल दिए। आजकल में हमारी प्लानिंग हो रही है कि मजीद 100 अरब उसमें डालने हैं, ये 50 अरब डालने हैं। तो अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हम उस कर्ज उतारने वाले फंड में 100 अरब तक भी डाल सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें, और मजीद 30 के ऊपर 100। पहली दफा ऐसा हुआ है कि 4 से 5 हमने फॉरेन लोन इस साल डिक्लाइन किए। पॉलिसी ये बना रहे हैं कि वो लोन लें जो अपनी कमाई करके अपने लोन को उतार सके, वो लोन ना लें कि जिसके बाद सूबे के टैक्स पेयर की मनी से उनका कर्ज उतारना शुरू करें। वहां पे भी हमने काफी ज्यादा रैशनलाइजेशन की है। फिर उसके बाद हमने सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स रिवाइव किए। सेहत कार्ड का मैंने आपको बता दिया बनता। एहसास प्रोग्राम, 4 किस्म के एहसास प्रोग्राम जिसमें ऑलरेडी इसी जिरगा हॉल में हमने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। होम स्टे शुरू किया, सोलर प्रोग्राम इसी जिरगा हॉल में आप लोग आए वो शुरू किया। रमजान पैकेज अभी खत्म हुआ है, पिछले साल भी 10 अरब दिए थे, इस साल भी 10 अरब दिए। वाहिद हुकूमत थी पिछले साल जिसने 10,000 अरब रुपए, 10 अरब रुपए, 10,000 रुपए फी फैमिली वाया चेक फैमिली को वाया बैंक अल फला दिए थे। बाकी राशन बैग और ये वो, उन सब ने तकलीफ की इस साल हमारी।
वफाकी हुकूमत ने भी तकलीफ की, वफाक ने हालांकि 5,000 दिए और जिसपे इतने इश्तिहार लगाए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 दिए। कहे जी पहली दफा पूरे पाकिस्तान में किसी वजीर आला साहिबा ने जो है ये 10,000 पे जो है ना घर पहुंचा के दिया। पिछले साल जो उन्होंने जो 3,500 की तस्वीरों वाली बोरियां बेची थी इन्होंने, तो वो कह रहे पहली दफा पाकिस्तान में, तो वो क्रेडिट उसका जबरदस्ती उनकी जो है वो लेना चाह रहे थे। इसके अलावा हमने सूबे के लिए जो है सूबे को पहली दफा इंटीग्रेट किया है वफाक से और आलमी मार्केट से। हमने बिजली और एनर्जी के रोड शोज पूरे पाकिस्तान में किए, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। डोनर्स कॉन्फ्रेंस की आते ही $1.8 बिलियन का हमें कमिटमेंट आया। एनएफसी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो वफाक को करनी चाहिए थी पिछले महीने हमने की, पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों को हमने बुला के और अपने खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज एरिया का केस लड़ा हमने। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे कि क्या दमादम मस्त कलंदर करते हैं हम। जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो नेट हाइडल प्रॉफिट में हमने जो वजीर आला जिसे कहते हैं कि इस वक्त चढ़ाई की हुई है इस मामले में, मर्ज एरिया के जो मामलात है उस पे, ये जो ऑयल एंड गैस है उसकी रॉयल्टीज पे, क्योंकि हमारे सूबे के सिर्फ 5 एवेन्यूज हैं जिसपे हम अपनी आमदनी कर सकते हैं। एक है, और वो है सारे के सारे नॉन टैक्स, माइंस एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट, टूरिज्म, ट्रेड कॉरिडोर, ये जो आपकी तिजारत होती है, और ये अब आपके पास आ गया अल्लाह ताला का फजल है ये बिजली, जो हम सस्ती बिजली बनाते हैं। ये 5 जगहें हमें अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी आप बजट देखेंगे कि हमारा एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना कि रेवेन्यू प्रो रेवेन्यू बजट होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको सुन के खुशी होगी कि जो टोबैको जो था, जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक अपने पास रखा क्योंकि वो बहुत पैसे कमाती है, वो हम टोबैको बोर्ड को भी डिवॉल्व करके सूबे की तरफ ला रहे हैं और काफ़ी करीब आ गए हैं वफाक के कि हमें जो है ये पैसे अदा हो जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। अब अगला बजट आ रहा है, वो वजीर आजम साहब सर कहते हैं कि जी मैंने बिजली जो है कम की। तो सवाल ये था कि जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो 25 रुपये बिजली थी, उसको बढ़ा के 65 रुपये किया गया। 65 रुपये से जो है 7 रुपये कम की गई। वो भी उन्होंने क्या किया कि जो एक आपको हमको पेट्रोल में रिलीफ मिलना था वो रोक लिया, वो रिलीफ से जो है बिजली 2 रुपये सस्ती की। फिर उसके बाद क्या किया, जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, वो बिजली में ऑटोमेटिकली आनी थी फ्यूल एडजस्टमेंट, उसको करके वजीर आजम साहब को इश्तिहार देते थे, बहाना बनाना था, कुछ करना था। तो वो जो है बिजली की ये कहानी है। अब आप लोगों पे आज की खबर है, नई खबर भी सुन ले, मैं बता देता हूँ। क्लाइमेट का लोन $1 अरब लिया और उसके लिए कार्बन टैक्स पेट्रोल पे लगेगा। ये जो अभी जो ट्रम्प साहब ने दुनिया में भूचाल डाला है जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ है कि कोई रिलीफ मिल जाए, शायद 1 आध महीने मिल जाए, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं वो भी टैक्स की शक्ल में वापस ले लें, नंबर 1। और ये वही वजीर आजम साहब है जब 150 रुपये के पेट्रोल में कहते थे कि 70 रुपये कर दो, कुछ नहीं होता, मुल्क को नुकसान नहीं होता। दूसरी एक और चीज, ये जो बिजली सस्ती की है, तो वो जो गर्दिशी कर्जा है 12.5 अरब रुपए का, और 2,500 अरब का, उसमें बैंकों से 1,200 अरब कर्ज ले रहे हैं ताकि कंपनियों को और उनको अदा कर दिया जाए। उस पे जो है 3.5 रुपए सूद की अदायगी का हमारे बिजली टैरिफ पे लगेगा। तो ये जो है ये नई कहानी है। ये बजट में मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो है ये बजट पे जो है हम पे मजीद बोझ ना डाले। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोई बात करनी? बस मैं एक बात करूंगा आखिर में, जिस वन लाइनर खसूसन किसान के हवाले से मुज़म्मिल भाई ने बात की, आप की थी बात बड़ी वाज़ेह है। ये जो 3 साल हैं, पहले साल आप देख लें कि गंदम की इंपोर्ट का जो स्कैंडल था उसमें क्या हुआ, किसने पैसे बनाए, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया। फिर दूसरे साल इन्होंने किसान के साथ क्या किया, 3900 रुपये मुकर्रर किया। इस साल कोई कीमत नहीं है और किसान जो है वो नहीं उगाएगा गंदम, और जब वो नहीं उगाएगा तो फिर क्या क्राइसिस होंगे। और इस वक्त किसान का लाइवलीहुड जो है पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध और पंजाब में, वो खतरे में है। उनके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा जो हालात हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, और किसान जो है वो उसकी जान है। जो किसान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और बिल्कुल पिछले 3 सालों से इस हुकूमत के एक्शंस ने ये साबित किया है, ये किसान दुश्मन है, यानी कि पाकिस्तान दुश्मन है। और इनको चाहिए कि ये किसानों की
काश्तकारों की बदुआओं से बचें। हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी पाकिस्तान के किसान के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं, और हर मूव में, चाहे कोई किसानों की यूनियन है, हमारे अपना विंग अनाउंस हो चुका है जिसकी हम तफसील 2 दिन बाद हम आप लोगों के साथ 3 दिन बाद शेयर भी करेंगे। हम हर कदम पे पाकिस्तान के किसान के साथ हैं और इमरान खान साहब का भी यही विजन है। थैंक यू जी। वी विल ओनली बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि कैबिनेट जो है उसमें इन्होंने पहुंचना है, तो लेट्स होप के पर्टिनेंट क्वेश्चन। जी प्लीज आप। सबसे पहले तो कल जो ये ओडीटी वक्त भी आया था, माइंड एंड मिनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा कुछ भी हुआ है, एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, तो क्या हमारा सूबा इसमें इन है कि माइंड जितने भी मिनरल जो है वो बलूचिस्तान में है या कोरिया खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप लोग जो है उसमें इसको किस हैसियत से दे रहे हैं? दूसरे सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वफाक ने हमें पैसे नहीं दिए, हमारे रैंटी के पैसे नहीं दिए, हमारे दीगर जो पैसे थे वो नहीं दिए, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या बन रहा है? और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग हमारे रोड शोज आप लोग ने किए थे, वहाँ पर कमिटी तीसरा आपके लिए, तो क्या आया हमें तो प्रैक्टिकली कुछ मिला है या नहीं? जी, सबसे पहले तो मिनरल्स एंड माइन की जो कॉन्फ्रेंस है वो जिस तरीके से इससे पहले वफ्त आए, जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो मैं खुद वहाँ गया था और वहाँ पे MOUs हुए हैं सिर्फ। तो ये कोई सरमायाकारी की अभी कोई कमिटमेंट ऐसी चीज़ नहीं है, नंबर एक। और MOUs में भी जो पाकिस्तान की कंपनी है मेन, जैसे ऑयल एंड गैस OGDC है, PPL थी, जो मैंने MOUs वहाँ देखे विटनेस होते हुए। फिर 3 पाकिस्तान के मकामी सरमायाकार थे, लकी सीमेंट वाले और लिबर्टी वाले, उन्होंने एक कंपनी बनाई NRL। तो वो आपस में 99% MOUs ये वाले थे। वहाँ पे एक चाइनीज़ सरमायाकार की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आई थी, उनसे सवाल पूछा कि अभी तक आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, अभी ये है वो है। इसी तरीके से और भी अमेरिका और उनकी भी कंपनीज आई हैं। तो अभी MOU कोई सरमायाकारी की कोई कंक्रीट बात नहीं हुई। और रहा सवाल ये कि पाकिस्तान का जो मिनरल्स एंड माइन के जो हब है, मैं ये कहूँगा कि हब वो है KP। ये वो वाहिद सूबा है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में भी वहाँ बताया गया कि ये वाहिद सूबा है कि जो पाकिस्तान में कोई भी धात इस वक्त है, वो जो है अगर बलूचिस्तान में है तो वो KP में भी है, अगर वो पंजाब में है तो वो KP में भी है, अगर वो सिंध में भी है तो KP में, जैसे कोयला सिंध में है, KP में कोयला है। कॉपर एंड गोल्ड जैसे बलूचिस्तान में है तो यहाँ पे कॉपर एंड गोल्ड। ग्रेनाइट एंड मार्बल जो है अगर गिलगित में है तो हमारे पास भी। तो वी आर दी हब। और मैंने जैसे आपको एक बात बताया कि मेरी 1 साल की असेसमेंट है, क्योंकि जब बाहर से बंदा आता है ना, किसी कमरे में घुसता है, तो अगर कहीं खाना पक रहा हो तो उसको ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। जो अंदर बैठा हो खाना पक रहा हो तो उसको स्मेल का नहीं पता लगता, क्योंकि उससे वो मानूस हो जाता है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये सूबा, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे KP हो, ख़ास तौर पर KP, ये क्यों गरीब है? ये तो माला माल है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये मिनरल्स एंड माइनिंग ही जो है KP को खड़ा कर सकता है और KP को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी MOU की हद तक है। और बाद में जो ये, क्योंकि सब्जेक्ट ही मिनरल्स एंड माइन सूबे का है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो अब इसको हमें डिस्प्ले करना है। जैसे हमने रोड शोज किए थे, हमें डिस्प्ले करना है, अपने पोटेंशियल को डिस्प्ले करना है। वफाक को उसमें सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और ये NOCs, क्योंकि आपको अभी भी पता होगा कि KP में कोई भी फॉरेनर को ट्रैवल करने नहीं दिया जाता। चाइनीज आना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, NOCs के इश्यूज हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से और ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा है और हम इसमें काफ़ी ओपन है। और ये मिनरल्स एंड माइनिंग में जब ये ऑलरेडी ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ अभी हमने एक मुआहिदा किया, आप लोगों को पता भी होगा, हमारा एक मीरान ब्लॉक KP में ऑयल का है, वो हमने ऑक्शन किया। और ऑक्शन नहीं किया, उसके लिए हमने ऑपरेटर पार्टनर ढूंढा। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ, ये भी इस सूबाई हुकूमत को क्रेडिट जाता है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मारी ग्रुप और OGDCL ग्रुप दोनों ने कंसोर्शियम में उसके लिए फाइट की और दोनों में टाई हो गया। होता यह है कि अगर ये जो आपकी जगह है, यहाँ पे अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, तो जितने पैसे, जितना आपका शेयर होता है उतने पैसे आपको देने होते हैं तेल की खुदाई की, जो कुएं के लिए 25 अरब रुपए का उसका खर्चा है। पहली दफ़ा दोनों कंपनियों ने कहा कि सारा खर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद
ये कहा कि अगर तेल और गैस नहीं निकला, खुदा ना खासा 99% चांस है इंशाल्लाह निकलना है, अगर नहीं निकला तो हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। 12 अरब रुपए जो हमारे हिस्से के सूबे के हम आपसे नहीं लेंगे। और अगर निकल जाता है तो होता यह कि अगर निकल जाता है तो जब फ्यूचर में तेल निकलता है तो उससे आपकी कटौती करते रहते हैं। उन्होंने कहा वो भी वेव कर देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये मुआहिदा एक सूबाई हुकूमत ने हासिल किया है और इसमें हमारा 50% शेयर है। तो ये ऑलरेडी ये जो यही कंपनी जो वहाँ MOUs कर रही थी, ऑलरेडी हमारे इनके साथ साइनिंग हो चुकी भी है। इसमें MOU नहीं है, अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। अगले 6 महीने साल के अंदर वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही कंपनियां इस वक्त जो है तमाम मिनरल्स एंड माइनिंग के लिए पाकिस्तान में जो है वो है, और बाहर से बैरूनी कंपनियों के साथ ये अपने कंसोर्शियम्स बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला लीड हमारी होगी और सूबे को ये अगर ये जिस तरह अगर इंशाल्लाह हमारी ये हिट हो जाती है, ये एक्सप्लोरेशन हो जाती है यहाँ पे, तो इसी तरीके से मिनरल्स एंड माइनिंग में भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू फ्यूचर में आने वाला है। और इसके लिए एक रेगुलेटरी फोर्स भी बनाने की तजवीज़ दी गई है कि रेगुलेटरी फोर्स बाकायदा बनाई जाए, जैसे कस्टम्स की होती है, नारकोटिक्स की होती है, एक्साइज की होती है, ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही होती है उसको रोका जा सके। तो ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले दिनों में। जी, आपका क्वेश्चन था। बताना जी 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 ठीक। देखें जी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि इस वक्त जो सूबाई हुकूमत और जो सामने वफाकी हुकूमत है उनकी कितनी लाताल्लुकी और कितने ज़्यादा इख्तलाफात वाली ये हुकूमतें। पहली दफ़ा उसके बावजूद ऐसा हुआ है कि हमने हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट नहीं होने के बावजूद हमने मैक्सिमम वहाँ से रेवेन्यू खींचा है। 3 अरब रुपए हर महीने बाकायदगी से पहले हफ्ते हर महीने के वफाक से मैंने नेट हाइडल प्रॉफिट पे लिए हैं। अब तक 27 अरब रुपए 9 माह में 10 माह में ले चुका उनसे। जब हमारी अपनी हुकूमत भी थी तो इस तरीके से बाकायदगी से पैसे हम नहीं ले रहे थे। जब वफाक में थी, ले रहा हूं, अभी भी देने उन्होंने बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जो मिल रहा है वो तो ना छोड़ू ना किसी जिद पे, ताकि अपनी भी गाड़ी चलानी है, अपने भी सूबे को चलाना है। तो ये आप लोगों के लिए खबर है कि हर महीने 3 अरब रुपए मैंने उनसे लिए। फिर हमारी एक ऑयल एंड गैस रॉयल्टी में इनके साथ मामला फंसा हुआ था। हमारा हिसाब था कि 12 अरब रुपए इन्होंने देने हमारे। हमने जबरदस्ती की, उनसे बात की, हमने कहा कि इसका ऑडिट करवाओ। वो 12 की जगह 14 अरब हो गया, 2 अरब की और बरकत डल गई। उस 14 में से तकरीबन 10-11 अरब हम हर महीने आधा आधा 1-1 अरब करके, एक होती है ना जिद के 14 दो पूरे। अब वो हमें भी पता है कि जो वफाक के माली हालात हैं, तो हमने कहा अच्छा भाई आप हर महीने दे दिया करो, कोई बात नहीं, पैसे तो दो ना। तो ये हमने जो है अपने रेवेन्यू मेजर्स, और दूसरा जो तकरीबन 10-11 अरब आ चुके हैं 14 में से। इस तरीके से जो हम कोशिश जितना मैक्सिमम है लेकर आके काट पीट करके, अभी हम ये जो इन्होंने हमारे AIP और ADP के पैसे भी रोके हुए थे, उस पर भी हमने आपके सामने एक ऐसी लड़ाई की है। उसकी वजह से हमें मर्ज एरिया की ADP के 7 अरब रुपए हफ्ते 10 दिन पहले मिल गए। AIP के अभी भी पैसे नहीं मिले, लेकिन सूबे ने उसके पैसे भी अपनी जेब से दे रही है, AIP नहीं रोक रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे हैं। तो ये तमाम चीजें। इधर से कोई क्वेश्चन? आपके पास चले जाएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि जो इस वक्त नहीं, मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट ठहरिए। आपका सवाल इससे मुतल्लिक़ है, साथ कर लें। चलो ये तो अच्छा, मैं एक तो ये कि सेंसिटिव चीजों में आप हमारे जैसे शरीफ लोगों को ना डाला करें, ठीक है ना। आज हम फोकस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये 3 साल की परफॉर्मेंस पे, सो दैट आपकी हेडलाइन जो है अगर हो तो इसके मुताबिक, बट एनीवे वी विल रिस्पोंड टू दैट। नहीं कोई बात नहीं, मैं लेकिन फिर भी देखें, मैं इसकी ना डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन एक माशी तौर पे माशी तजिया मैं आपको दे दूं। बिल्स में अमेंडमेंट तो आती रहती है, और मिनरल्स एंड माइन एक्ट में पिछले साल भी अमेंडमेंट आई थी। ऑलरेडी कानून है, उसमें अमेंडमेंट है। और पिछले साल बजट में हमने जो है इसमें अमेंडमेंट की थी, और रॉयल्टीज के रेट जो है 400% बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से इस साल प्लेसर गोल्ड का भी मुआहिदा हुआ, ये आपने देखा 5 अरब का। ये उसी की नेक्स्ट स्टेप है। इस वक्त 3,500 आपकी जो माइंस हैं वो इस वक्त नॉन ऑपरेशनल खड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ 1000 माइंस ऑपरेशनल है। बहुत सारे इश्यूज हैं, कहीं किसी ने केस किया हुआ है, कहीं किसी ने क्या किया हुआ है, वो तमाम चीजें। एक चीज को पहले क्लियर कर लें, आपने जैसे कहा ये वफाक के पास चले जाएगा, ये मिनरल्स एंड माइन डिवॉल्व हो चुका है। जब एक तरफ आपका वजीर आला
एनएफसी पे जो है रोजाना फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, जब टोबैको पे चैलेंज कर रहा है, ये तमाम चीज़ों पे, एनएचपी पे आपके सामने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। आपको लगता है कि हम अपनी जगह कहीं से देने वाले मौके से, और ये सूबाई सब्जेक्ट है। और ये जो है वो जो कल भी आप लोग बात कर रहे थे कि जब 18वीं तरमीम नहीं हुई थी तो 3 लिस्टें होती थी, फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। और उसके बाद अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई अगर डिस्प्यूट आता था सूबे और वफाक का तो फेडरल लॉ प्रिवेल करता था। 18वीं तरमीम के बाद कंकरेंट लिस्ट जो है सूबे के पास चली गई है। अब ये सूबे की कानून साजी है। इसमें जहां तक मैंने पढ़ा है, आई मे बी रॉन्ग, आपने जो कहा मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, हमने तो रॉयल्टीज लेनी है। हमने वहां पे जो है अगर मिनरल्स एंड माइन, अब पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हम अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो बाहर से फॉरेन सरमायाकारी आएगी या कोई पाकिस्तान की बड़ी सरमायाकारी, जो हमने एक अभी कर भी दिया, आपको मैंने अभी जिक्र किया, ऑयल एंड गैस के साथ 50% उसमें हमारा शेयर है। जो भी वहां से कमाया जाएगा उसके बाद हमारा शेयर है। हमारे एमपीएस और एमएनएस बस दे दो में, आपको पता है ना गैस और फेडरल सब्जेक्ट है ऑयल एंड गैस, बस दे दो में कि जो केपी से 42% पाकिस्तान का तेल निकलता है और 13% गैस निकलती है, उसकी हमें रॉयल्टी और एफईडी तो आती है, लेकिन हमें जो है उसका हिसाब किताब नहीं दिया जाता कितना ये भी हमें दें। हम वो भी मांग रहे हैं उल्टा, हम तो उल्टा ये चीजें करने जा रहे हैं। रहा सवाल ये भी असेंबली में डिबेट इसमें शुरू होगी। अगर कोई ऐसी चीज जो आप कह रहे हैं और किसी ने कहा जहर कातिल है, अगर कोई ऐसा जहर है तो उसको निकाल के फेंक देंगे, और वैसे मेरे हिसाब से जहर नहीं है, थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ है वो पता लग जाएगा। लेकिन अगर कोई जहर है तो आप एक बात याद रखिएगा कि 1 साल में मैं नॉन केपी हो के आप लोगों के लिए, केपी वालों के लिए जिस तरीके की लड़ाई की, सवाल ही नहीं पैदा होता ओवर अ डेड बॉडी कि अगर कोई हम ऐसी कोई चीज कर जाएं या कोई करने दें किसी को, किसी की मजाल ही नहीं है ये करने की। तो ये आप इस चीज में बेफिक्र हैं। आपने जो बात की राजा साहब वाली कि लिख के दिए, मैं सिर्फ आपको एक पस मंजर दे देता हूं सर, जरूरी है क्लियर हो जाए। आपको पता है कि 1 साल पहले फिस्कल पैक्ट हुए, तमाम सूबों ने उस फिस्कल पैक्ट, एक जैसा फिस्कल पैक्ट सबने साइन किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर टैक्स आया, तमाम सूबों का एक जैसे एग्रीकल्चर टैक्स आया कि एक यूनिफॉर्मिटी हो जाए पूरे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अभी आजकल नेशनल टैक्स काउंसिल चल रही है कि जो लोकल टैक्स अथॉरिटीज हैं हर एक का टैक्स रेट एक हो, ये नहीं कि केपी 12% ले रहा है वो 16% ले रहा है, उस पे 1 विंडो सिंगल सेल्स टैक्स विंडो बन रही है कि अगर कोई पंजाब में बैठ के केपी में काम कर रहा है तो वहीं 1 विंडो सेल्स टैक्स, वो एक काम हो रहा है। इसी तरीके से जितनी भी पाकिस्तान में पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती थी, जो ये पॉलिसी सरमायाकारी एक वो ओपनिंग होती है जहां से पैसा आता है, तो उसी तरीके से इसमें भी कोई अगर ड्राफ्ट में हार्मोनाइजेशन के कोई पॉइंट्स ऐसे हों तो वो वहां से भी अगर आए हो तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता आए कि नहीं आए, तो ये भी बात असेंबली में क्लियर हो जाएगी। लेकिन एज ए सेड कि ना जहर कातिल होने देंगे, अगर कोई जहर होगा उसको निकाल के फेंक देंगे, ओवर अ डेड बॉडी कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे कि यहां से हमारा एक पैसा भी लेके जाए। हमें तो इधर से पैसे कमाने हैं, जैसे मैंने आपको कहती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। कैबिनेट